हेलो स्टूडेंट्स। पिछला पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। जनरली क्या होता है कि जैसे आप सॉलिड या लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड सोल्यूशन या लिक्विड सोल्यूशंस की बात करेंगे, या सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशंस की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी इतने पैक्ड हैं, या लिक्विड के मॉलिक्यूल भी इतने फ्री नहीं है कि उस पर प्रेशर का कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल पड़ता है। बट गैसेस के केस में क्या होता है, जनरली जनरली गैसेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए आपका ग्राफ है, यहाँ पे आपका प्रेशर है और ये आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्तन है, मान लीजिए आपका एक बीकर है, इसमें आपका एक लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर भरा हुआ है इसमें। ठीक। इसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ऊपर मान लीजिए गैसें हैं, यहाँ पे आपकी गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, आपकी मान लीजिए दूसरी गैस है नाइट्रोजन है मान लीजिए। तो जो इंटरेक्शन है गैसेज और इसका लिक्विड सरफेस पे जो भी इंटरेक्शन होगा क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम इंटरेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के ज्यादा है, नाइट्रोजन के ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ज्यादा है। अब मान लीजिए जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैसेस इस पे, बर्तन पे या लिक्विड सरफेस पे, वो क्या होगा, क्योंकि टोटल जो प्रेशर है गैसेस का वो कितना होता है, हम जानते हैं 1 एटमॉस्फियर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी है, सारी गैसें मिलके प्रेशर डाल रही हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल आपके एयर में है, वो सारे मिलके आपको प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका जैसे ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन का भी प्रेशर है, नाइट्रोजन का भी प्रेशर है, ऑक्सीजन का भी प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर है, आर्गन का भी प्रेशर है। जितने भी आपके गैसेज हैं, जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में गैसेज मौजूद हैं, सबका आपका यहाँ पे प्रेशर मिलके कितना बनता है, 1 एटमॉस्फियर। अब हम इसमें बात करेंगे कि पार्शियल प्रेशर किसका कितना है, ये जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसके हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन कितना है, लगभग 78%। ठीक। तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फियर का 78%। ठीक है। से मान लीजिए अगर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ऑक्सीजन जो है उसका आपका 1 एटमॉस्फियर इंटू आपका 21%। ठीक है। जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 21% आपका वो ऑक्सीजन की वजह से, या यूं कहिए कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर का 21%, मतलब 0.21 एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसका कितना होगा, 0.78। कहने का मतलब जिसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं किस पे, बर्तन जो कंटेनर है उसकी दीवारों से टकराएंगे तो फिर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होता है। इसलिए जिसके जितना ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो ये तो हो गई बात पार्शियल प्रेशर की।
अब क्योंकि पार्शियल प्रेशर का जो रिलेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जिसके ज्यादा हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करेंगे, ये क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फ्री टू रोम अराउंड, वो एक घूमने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इधर टहल रहे हैं, कुछ इधर टहल रहे हैं, कुछ इधर टहल रहे हैं, हो सकता है ये इधर भी टहलते टहलते आ जाए, कहाँ आ जाएंगे टहलते टहलते, पानी में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पानी में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि उनको वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका सॉल्वेशन हो जाएगा या हाइड्रेशन कही जाएगी, तो क्या होंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जब ये इसमें घुस गया, मॉलिक्यूल आपका मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसके पास क्या है, क्या करने के लिए क्या है, या तो ये इसी में घूमता रहे, या तो फिर ये बाहर चले जाए। ठीक है, तो ये जो घूमने और बाहर जाने की मतलब, जो आपका यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है और जो यहाँ से स्केप कर रहा है, उसको एक वैज्ञानिक थे, इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी, उन्होंने अर्ली 90s में एक सिद्धांत दिया कि जो आपका ये घुलने और बाहर निकलने का प्रोसेस है, मतलब जो आपका कंसंट्रेशन है किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का, किसमें, सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, जो आपका गैस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो आपका ये घुलने का आपका, या ये कंसंट्रेशन या सॉल्बिलिटी जो भी कहिए आप, उसका जो रिलेशन है किससे, पार्शियल प्रेशर के, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन या सॉल्बिलिटी होगी, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए इन्होंने प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया। अब ये भी समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि ये अभी खुला हुआ है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस बर्तन को बंद कर दें, अगर हम इसको बंद करके यहाँ पे और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, ठीक, यहाँ पे पिस्टन लगा दें, तो अभी जो इनको घूमने के लिए जगह है, जो गैस मॉलिक्यूल्स इनको जो घूमने के लिए जगह है, वो कितनी है, वो इतनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब हम इसको स्क्वीज करें, इस पिस्टन को प्रेस करें, यहाँ तक कर दें, तब इनको क्या होगा, जो घूमने के लिए जगह होगी, वो मॉलिक्यूल्स तो मान लीजिए इतने ही रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो मॉलिक्यूल्स इतने ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो उनको घूमने की जगह है वो कम हो जाएगी। अब घूमने की जगह कम हो जाएगी तो क्या करेंगे वो, क्योंकि उनकी ज्यादा से घूमना, तो क्या करेंगे फिर वो इधर ज्यादा आने लगेंगे आपके, कहाँ पे, जो पानी है इसमें ज्यादा घुसने लगेंगे ये लोग। ठीक है, घुसेंगे और निकलेंगे भी, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि ज्यादा इधर आ जाएंगे तो फिर ज्यादा बाहर भी जाएंगे, या ज्यादा बाहर रहेंगे तो फिर ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, वो क्या होगा, इनको घूमने की जो है, इनकी जो कही एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, सॉल्वेबल हो जाएंगे, इसमें ज्यादा घूमेंगे। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी कंटेनर में, जो भी गैस भरी हुई है उसमें, वो क्या होगी, ज्यादा ज्यादा डिजोल्व होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्पेस कम होता जाएगा, जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इनका मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ता जाएगा। वो मतलब अगर बिल्कुल कोई गैस है, अगर उसको बिल्कुल ही कंप्रेस कर दीजिएगा, तो क्या नियर लिक्विड में कंप्रेस कर दीजिएगा, तो आइडली वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यही है इसका जो प्रेशर का इफेक्ट है, जो प्रेशर का इफेक्ट है किस पे, आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसके उलट टेम्परेचर में क्या था, टेम्परेचर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की जनरली क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन गैसेस की क्या होती थी, घटती जाती थी। क्या होती थी, घटती जाती थी। जैसे हमने टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का कर्व देखा था, तो क्या था उसमें,
जो सॉलिड्स का था, मान लीजिए सॉलिड है तो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, तो जनरली कुछ को छोड़ के एक्सेप्शन जो मैंने बताया था ग्राफ में। लेकिन जो गैसेस थी उनका क्या होता, गैसेस का, सारी गैसेस का घटने लगता था, ठीक है। क्यों? वही, जो उनको एनर्जी होती है एस्केप हो जाती है। लेकिन प्रेशर के केस में क्या है, ये टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर कर्व है, ठीक, और ये है सॉल्युबिलिटी, ये आपका गैस का है, ये सॉलिड या लिक्विड का है, ठीक। और लेकिन गैस के अभी प्रेशर के केस में क्या है, अगर हम इसको प्रेशर कर दें, अगर प्रेशर के सापेक्ष मापें इसकी सॉल्युबिलिटी, तो गैसेस की क्या होगी, गैसेस की आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है, ये बढ़ने लगेगी, ठीक। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये जो हेनरी भाई साहब थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दी, हेनरी लॉ लिख लीजिए यहाँ पे, HENRY, हेनरी लॉ, ठीक। द solubility of gas in a liquid is directly proportional directly proportional directly proportional किसके, to the partial pressure, partial pressure of the gas present above the liquid or solvent, ठीक है। ये इनका हिंदी का सबसे सिंपल डिफिनेशन है, आपके जो एनसीईआरटी में की है, ये बहुत सारे डिफिनेशन आएंगे लेकिन सबसे सरल यही समझिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, या यूं कहिए जो गैस का कंसंट्रेशन किसमें है, आपके लिक्विड में या सॉल्वेंट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है, जो लिक्विड है उसके जो ऊपर है, मान लीजिए लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका, जैसे मैंने बताया, ये मान लीजिए आपकी लिक्विड सरफेस है, तो इसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना ज्यादा पार्शियल पेपर प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किससे डिफाइन होता है, सॉल्युबिलिटी से कितना घुला हुआ है उसके हिसाब से कंसंट्रेशन डिफाइन होता है। तो जो आपका, या यूं कहिए अलग एक डिफिनेशन है कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, जो आपका गैसेज इन द solvent is proportional to the partial pressure of the gas above the solvent। जिस तरह से आप डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। तो उनका ये था, फार्मूला क्या है इसका, हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ का, क्योंकि हमने बोला कि जो आपका कंसंट्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और इसके बीच में एक इन्होंने कांस्टेंट दिया दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या है, के एच से डिनोट करते हैं हम लोग, या कभी कभी के से भी डिनोट कर सकते हैं। ये है के एच जो है सभी गैसों के लिए, मतलब हर एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। ये ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का जो अभी आप देखेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट, एक रूम टेम्परेचर पे अलग होगा और जो मान लीजिए ज्यादा टेम्परेचर पे अलग होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, सॉल्बिलिटी कम देती है, तो सॉल्बिलिटी कम होगी तो कांस्टेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का रिलेशन अगर देखेंगे आप, जैसे हमने बोला P इक्वल टू के एच इंटू सी। तो अगर आप बोलेंगे अगर जैसे सॉल्बिलिटी कम होगी मतलब कंसंट्रेशन कम हो, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब के एच इक्वल टू क्या होगा, पी बाई सी। तो अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये, और कांस्टेंट प्रेशर है तो फिर क्या होगा, ये
अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा उस प्रेशर पे, अगर कांस्टेंट है तो, और ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा। इसलिए जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो उसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये एक और चीज बताता है, जो आपका कांस्टेंट है हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो क्या है, वो ये बताता है अगर ज्यादा है हेनरी लॉ कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पे किसी गैस का, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो कम डिजॉल्व है। जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो क्या होती है, हम घुलती है पानी में। तो पानी में जो इसका ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे आप जो जीव है, जो जीव जंतु है, वो उतनी ऑक्सीजन में उनका काम चलेगा नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए एक बाइंडर होता है स्पेशली। सारे जीव जंतु जैसे आदमी में ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाता है अपने साथ में, ठीक है। तो जो आप अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल रूम टेम्परेचर की, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो वो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री, 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो क्या होता है, 37 डिग्री पे उसकी जो सॉल्बिलिटी है ऑक्सीजन की वो और कम हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी और कम हो जाएगी तो क्या होगा, जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए आपके रेस्पिरेशन के लिए, या फिर आप कहिए कि एनर्जी के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो बर्न आउट करने के लिए ग्लूकोज वगैरह, तो वो मिलेगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या, हर ऑर्गेनिज्म जैसे आदमी भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन यूज करता है। हीमोग्लोबिन क्या करती है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाएगी। क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन घुलती है, मान लीजिए आपका जो जैसे बॉडी टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर से ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि 37 डिग्री के आसपास है। नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं एनटीपी आपका, या एनटीपी लेते हैं 25 डिग्री। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी और कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे कितनी होती है, लगभग लगभग 0.01 मिलीमोल, ठीक है। लेकिन जो आप हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड है, जो नॉर्मल आप मेजर करेंगे ऑक्सीजन का टेम्परेचर, दैट इज अराउंड 2.2 मिलीमोल। अब ये ऐसा संभव कैसे हो पाता है, ऐसा संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, वो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, ठीक है। तो इससे हम अगर इससे भाग करें तो लगभग ये 1000 गुना ज्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन आपका 1000 गुना ज्यादा आपको मॉलिक्यूल्स को ले जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो सॉल्बिलिटी नॉर्मल ब्लड में कम होते हुए, अगर प्लाज्मा की बात करें सिर्फ अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो, तो फिर हम बहुत कम ऑक्सीजन हम ले जा पाएगा हमारा जो ब्लड होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास हीमोग्लोबिन है। ऐसे बहुत सारे मतलब जो आपका हीमोसाइनिन वगैरह होता है, सब वो ऑक्सीजन कैरियर के लिए ही होता है। और बहुत सारा अगर आप देखेंगे मार्केट में ब्लड सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक में वगैरह की जरूरत होती नहीं, वो मार्केट में आपके पड़े हुए हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे किसी का बहुत ब्लड बह गया, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको बनाने के लिए उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है। उनकी भी यही कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, इससे हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा कैरियर कैपेसिटी होती है उनकी। तो ये तो हुई बात ऑक्सीजन की। नॉर्मल एक और एग्जांपल हेनरी लॉ का, जैसे आपका बॉटल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है, अगर आप देखें उसको, उसमें क्योंकि हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड घुली जाती है, जब बॉटलिंग होती है तो वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा, मतलब 3-4 एटमॉस्फेयर या ज्यादा ही प्रेशर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बॉटलिंग होती है। तो उस वजह से क्या होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा घुल जाएगी। तो उस पे फिर वो बॉटलिंग हो जाती है, उसकी कैप लग जाती है, क्योंकि वो सिस्टम क्लोज्ड है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बोतल से एस्केप करेगी, मान लीजिए आपकी बोतल है, ये बंद है पूरी की पूरी, यहाँ से ये बंद है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए इतना खाली है बोतल, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर क्या होगी, क्योंकि बंद है सिस्टम तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी, तो इसी में फिर से डिजॉल्व होती रहेगी। तो क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है वहाँ पे, तो जितनी डिजॉल्व होती है उतनी बाहर जाती रहती है, ठीक है। लेकिन फिर उसको लौट के यहीं आना है, क्योंकि वो बंद है, सिस्टम बंद है, बाहर स्केप नहीं कर सकती। लेकिन जैसे हम ये बोतल का कैप हटाते हैं, मान लीजिए हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होगी, क्योंकि वहां पे तो फ्री हो गया, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, पहले 3-4 था, अब 1 पे आ गया, 1 पे आ गया तो मतलब अब इसको डिजॉल्व कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो ये क्या होगी, बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो आपके जो वहां पे देखिए आपके जो बबल्स हिटने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे हम अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लीजिए गिर जाए, आपकी नीचे गिर जाए, और नीचे गिर के तुरंत खोल दीजिए आपको, तो क्या होगा,
क्योंकि नीचे गिराएंगे तो जो यहाँ पे गैस है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड ऊपर जाएगा उसको लेके आ जाएंगे नीचे। ठीक है, और उसके बाद तुरंत आप ढक्कन खोल दीजिए, क्या होगा, एकदम से कोल्ड ड्रिंक ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वही, या फिर आप उसको देखिए, बोतल को ऐसे आप हिला के थोड़ा सा रखिए, तो फिर क्या होता है, एकदम से ढक्कन खोलने से ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व है, और वो बहुत तेजी से, फिर जैसे प्रेशर कम को बहुत तेजी से ऊपर गई तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक भी ले जाती है अपने साथ। ठीक, लेकिन अगर उसी का ढक्कन हम धीरे धीरे खोलें, मतलब जो प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करें, तो फिर क्या होगा, बाहर नहीं आती कोल्ड ड्रिंक। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो वो जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड वो भी धीरे धीरे निकलेगी। ठीक, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है रीले का। तीसरा एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी की बुक्स में भी है, वो है जो नाइट्रोजन है, जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो क्या जाते हैं, वो लेके जाते हैं सिलेंडर अपने साथ। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल एयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो क्या होती है, नाइट्रोजन की जो सॉल्बिलिटी है ब्लड में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जब नीचे जाएंगे तो 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर क्या करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप धीरे धीरे सरफेस पे आइए, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे आपका कम होना चाहिए। अगर आप बहुत तेजी से नीचे गए हैं ज्यादा प्रेशर में और इकट्ठे से ऊपर आ गए तो क्या होगा, वही कोल्ड ड्रिंक वाली सिचुएशन। तो क्या होगी, नाइट्रोजन बबलिंग करने लगेगी ब्लड में, वो बबल्स बना देगी। बबल्स बना देगी तो क्या होगा कि वहां पे भी ब्लड फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि आपके जो वेन्स हैं उसमें अगर आपका यहाँ पे हवा आ गई, देखिए जैसे आप तो क्या होगा, वो फ्लो नहीं होगा। क्योंकि आप देखोगे डॉक्टर को सिरिंज पे जब भरता है दवा, तो क्या करता है, सबसे पहले एयर बबल निकालता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बबल अंदर गई आपके, तो वहां जहाँ पे भी जाएगी आपके वेन्स में, वहां पे ब्लड फ्लो रोक देगी। तो इसलिए उसको द बेंड्स बोलते हैं। और आजकल उसमें क्या करते हैं, हीलियम भर देते हैं, जैसे कुछ परसेंट में आपको वहां पे 10-5% हीलियम भर देंगे। तो वो हीलियम क्या है, हीलियम की जो सॉल्बिलिटी है वो नाइट्रोजन से 5 गुना कम है। इसलिए हीलियम भर के भेजते सिलेंडर में, तो वो बेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आती। और कई बार तो ये अगर ऐसा कोई आ गया बहुत ज्यादा नीचे से और इकट्ठे ऊपर, तो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। हेनरी ला का एप्लीकेशन और एक है कि जैसे जो हम सांस लेते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि 21% ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में गई, वहां पे भी नॉर्मल प्रेशर है। तो जो ऑक्सीजन बाइंड होनी है, क्योंकि जो ब्लड लेके आ रहा है, जो वापस आ रही है हार्ट से आपकी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम होगी, लेकिन उसकी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा घुल सकता है, तो फिर क्या होगी, ऑक्सीजन हमारे उसमें एल्वेलाई के थ्रू चली जाती है आपके उसमें फेफड़े में। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, वो ज्यादा डिजोल्व हुई है, तो उसको जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे आएगी तो वहां से रिलीज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाले एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, जहाँ जैसे मौत हो जाती है, जो बोलते हैं कि रूम में हीटर जला दिया या ये कर दिया, तो क्या होता है उसमें, उसमें जो आपकी ऑक्सीजन है वो खत्म हो गई किसी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगी, जो आपका रिलीज होनी थी कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज नहीं हो पाई, और बाहर भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा अंदर आपकी डिजोल्व होगी, तो फिर आपको क्या हो जाता है, मर जाते हैं लोग। ये तो बात हुई हेनरी लॉ की और उसके एप्लीकेशंस की। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ के, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस क्या क्या है, जो गैसेस फॉलो करती हैं जनरली हेनरी लॉ, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला, एक तो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए जो सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे क्यों, जैसे मान लीजिए आपने वो सिलेंडर वाला एग्जांपल था आपका, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया और यहाँ पे आपका लिक्विड है। ठीक है, तो जैसे ही आप पिस्टन को नीचे लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले आए, आप पिस्टन को यहाँ पे ले आए, आप इसको उठा के, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे तो इनको थोड़ा घुलने में टाइम लगेगा। तो क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसके हिसाब से यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि इक्विलिब्रियम आया नहीं है, इक्विलिब्रियम आया नहीं है, तो कोई अगर देखेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है यहाँ से कि कितने मॉलिक्यूल ऊपर है और कितने नीचे हैं, तो वो क्या देखेगा, यहाँ पे तो ज्यादा मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है या सॉल्युबिलिटी उसकी कम है, तो यहाँ पे फाल्स आ जाएगा हेनरी लॉ। इसलिए लिमिटेशन है, पहले यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होना चाहिए, तभी आपका हेनरी लॉ सही तरीके से
काम करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा लिमिटेशन क्या है आपका हेनरी लॉ का, कि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे जनरली ये काम करता है। ठीक, ये लो प्रेशर पे क्यों काम करता है, जैसे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल बताया था जो स्टोर और डाइवर्ट के मामले में, तो उनमें क्या था, जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और जो आप लेके गए हैं, हवा भर के गए हैं उसमें, नाइट्रोजन तो उतना ही है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने पे इतना ज्यादा हो गया है कि वो अगेन वो ये हेनरी लॉ को ओबे नहीं करेगा। तीसरा क्या कंडीशन है तीसरा कंडीशन ये है कि जो गैस है, जो आपकी गैस है, वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। क्यों, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस घोरिए, HCl, ठीक है, अमोनिया घोलिए, तो हाइड्रोजन क्लोराइड घोलेंगे तो क्या हो जाता है, ये जब पानी में जाता है तो ये बन जाता है आपका, जो इसको डिसोसिएट हो जाएगा, ये आपका Cl- बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H3O प्लस, या हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए गैस है आपकी, HCl ऊपर है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है, अब ये अंदर गई तो यहाँ पे तो आपका HCl है ही नहीं, जो ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है बाइंड, यहाँ पे तो ये हमें बन गया आपका, तो आप यहाँ पे गैस आपका डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा घुलने लगेगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में भी हेनरी लॉ ओबे नहीं होता है। तो ये तो हुई लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ की बात। अब आइए कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि जनरली आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन हेनरी लॉ, ठीक है, आएगा डिफाइन हेनरी लॉ, और फिर एक न्यूमेरिकल रहेगा कि कुछ आपको कैलकुलेट करके निकालना रहेगा। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है,
ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि नोट कर लीजिए आप लोग भी, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water, and assume that N2 nitrogen exerts a partial pressure of 90 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is, ये आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आपको एक तो जो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर दिया गया है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे KH का वैल्यू दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी मिनीमोल्स, मतलब जो इसकी सॉल्युबिलिटी है या कहीं मोल फ्रैक्शन है जो, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो हेनरी लॉ है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, P इक्वल टू के एच इंटू सी, सी योर कंसेंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो P की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, ये पता करना है, सी पता करना है क्या है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू, इधर लिखते हैं, सी इक्वल टू पी वाई, इसकी वैल्यू दी हुई है, के एच, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0.987 बार अपॉन के एच की वैल्यू 76.48 किलो बार है ये, तो इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ बार। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये क्या है आपका, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या है आपका 1.29 इंटू 10⁻⁵, याद रखिएगा इसको। अब हम देखेंगे, क्योंकि ये डिजॉल्व है, ये किसमें डिजॉल्व है, वाटर में, किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो 1 लीटर ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स पहले पता करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर। अगला क्या स्टेप होगा आपका, पता करें कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर, किसका, नंबर ऑफ वाटर का मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मोल्स या H2O मोल्स एट 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर का हम लोग जानते हैं कितना होता है वेट, दैट इज 1000 किलोग्राम ग्राम या 1 केजी होता है। ठीक है, और एक मोल का वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 80, तो 1000 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, नंबर ऑफ, सॉरी, ये होगा वेट ऑफ, WAIGST, weight of 1 liter water is 1000 gram, number of weight of 1 mole of water is 18 gram, so number of moles of H2O in 1 liter कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में 18 इक्वल टू 55.5। अभी हमें क्या पता चल गया, वाटर के मोल्स का नंबर पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, इसका मोल फ्रैक्शन पता चल गया नाइट्रोजन का। तो जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है वो क्या है, मान लीजिए आपका नाइट्रोजन के मोल्स की जो संख्या है वो क्या है, मान लीजिए हम आपको उसको n मान लेते हैं, स्मॉल n मान लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन 1 लीटर सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए n है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है n, इसको मान लीजिए xn से हम डिनोट कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n अपान में टोटल मोल्स मतलब n प्लस 55.5, ये है 1 लीटर में। H2O के मोल्स वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ पे है? ये है। इसकी वैल्यू क्या है? 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू n अपान में। अब n और n, ये जो वैल्यू है इसकी आपकी, तो इसको हम नीचे वाले को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये इसको हम कर लेते हैं n.55.5। ओके, क्योंकि यहाँ पे -5 है, तो अगर हम उसको करेंगे वैल्यू तो उसकी n की वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल ही आएगी। ठीक है, अब हम इसको साइड चेंज करते हैं तो क्या होगा? n इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 71 अराउंड समथिंग आएगा, 71 पॉइंट जो भी है इंटू 10⁻⁻5। अब ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये है क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है। इसको आप मिलीमोल में, क्योंकि यहाँ पे मिलीमोल्स पूछा हुआ है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 71 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3, क्योंकि एक मोल में 10⁻³ मिलीमोल होंगे, तो 10⁻³ मिलीमोल होंगे, तो क्या आ जाएगा? 71 इंटू 10⁻²। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 71 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका एग्जाम में आया था सीबीएसई के। तो आपका एक सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीबीएसई
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले वाले पे तो हम लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है, स्कूबा ड्राइवर्स क्यों, या उसमें जो ये जाती है हीलियम उसमें मिक्स करते हैं क्यों, क्योंकि हीलियम की जो सॉल्बिलिटी है नाइट्रोजन से वो लगभग 5 गुना कम होती है। तो इसलिए जो आपका बेंट वाली प्रॉब्लम आती है, बेंट वाली, वो आएगी नहीं अगर इस टाइप का कंपोजिशन भेजेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एक तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया है जो कि ज्यादा सॉल्बल है, उसका 78 से आप 56 पे ले आए हैं। दूसरा इसलिए कम, उसका पार्शियल प्रेशर कम रहेगा तो उसकी सॉल्बिलिटी भी ब्लड में कम रहेगी। हीलियम की जो सॉल्बिलिटी है वो उसी प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे नाइट्रोजन ज्यादा घुलती है, वो उस प्रेशर पे नाइट्रोजन से 5 गुना कम घुलती है। इसलिए ऐसा कंपोजिशन उसमें स्कूबा डाइवर्स के गैस हुए जो सिलेंडर होते हैं उसमें भेजा जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। क्या निकालना है इसमें, पार्शियल प्रेशर, जैसे 6 बार का पार्शियल प्रेशर ये एग्जर्ट करती है, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी निकालना है, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, आपका जो फार्मूला है वो क्या है, तो आपका फार्मूला है P इक्वल टू के एच इंटू सी, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या आपका नोन है, आपका पी नोन है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर नोन है, और क्या नोन है, के एच नोन है। तो आपका सी नोन करना है, तो क्या करना है, सी इक्वल टू पी अपान में के एच, ठीक है। तो पी आपका कितना है, 6 बार, 6 बार का पार्शियल प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है, और आपका के एच दिया हुआ है 40 kV, 40 kV है, तो इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे, 40 × 10⁻³ कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में।